welcome back to our Polytechnic Chemical Group. In this lecture we are going to learn all about the caustic soda industry. जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो के अंदर कास्टिक सोडा को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, रिएक्शन के बारे में जानेंगे और फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम पास आ चुका है और अगर आपने अभी तक केमिकल टेक्नोलॉजी की तैयारी एकदम अच्छे से नहीं करी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में आपको पेड नोट्स अवेलेबल है आपके पॉलीटेक्निक केमिकल गुरु चैनल के अंदर। आपको मैसेज करना होगा, आपको जब आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ होगा वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा मेरा नंबर, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए अब चलते हैं हम अपने कास्टिक सोडा की तरफ कि कास्टिक सोडा होता क्या है। कास्टिक सोडा को जनरली हम लोग इसके केमिकल फार्मूला नेम से जानते हैं जो कि NaOH होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 40 होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 139 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट 318 डिग्री सेल्सियस होता है। यूजेस की बात करें इसका बेसिकली पेपर, डिटर्जेंट, सोप इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। रिएक्शन की बात करें दोस्तों कैसे हम NaOH को फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा NaCl जो कि आपका नॉर्मली साल्ट होता है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है H2O के साथ में। तो यहाँ पे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आप कास्टिक सोडा बोल सकते हैं, वो फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ में दो चीज़ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल के आ रही हैं, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ Cl2 निकल के आ रहा है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें कास्टिक सोडा को बनाने के लिए तो NaCl और Na2CO3 होता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की तरफ कि इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो दोस्तों प्रोसेस डिस्क्रिप्शन मैं आप सभी को फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के तरफ। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक ब्राइन प्यूरीफायर लगा हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए आपका ब्राइन प्यूरीफायर लगा हुआ है। तो ब्राइन प्यूरीफायर के अंदर हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन को और Na2CO3 को लेकर आते हैं जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। Na2CO3 यहाँ से लेके आए हैं और ब्राइन फ्रॉम व्हील्स, इन दोनों को क्या करते हैं हम ब्राइन प्यूरीफायर के अंदर डाल देते हैं। यहाँ दोनों मिक्स होकर NaOH का निर्माण करते हैं। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाते हैं जिससे NaOH का निर्माण होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑफ Cl2 भी प्राप्त होता है। और यहाँ पे 25 से 28% ही NaOH प्राप्त होता है जो कि बहुत ही कम कंसंट्रेशन का होता है, इसलिए इसको हम फिल्टर करके और भी इसमें कई सारे प्रोसेस का यूज़ करके जैसे मल्टी इफेक्ट एवापोरेटर का प्रोसेस यूज़ करके हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को हाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको फ़िल्टर में लेके जाते हैं। अब हम इसे फ़िल्टर में लेकर जाते हैं। फ़िल्टर का उद्देश्य यह होता है कि पार्टिकल को रिमूव कर दे। क्या करता है दोस्तों, इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको ये रिमूव करता है। देन इसको हम स्टीम में लेके जाते हैं। स्टीम क्या करता है, स्टीम के साथ टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। मतलब स्टीम में क्या करते हैं, हम इसको हीटअप करते हैं, हीटअप करके इसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन कर देता है। उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं डायफ्राम सेल में, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। डायफ्राम सेल ये बना हुआ है दोस्तों, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डायफ्राम सेल का यह काम होता है कि H2 और Cl2 को रिमूव करना जो NaOH के साथ में बना हुआ था बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ से डायफ्राम सेल से हम N2 और H2 एंड Cl2 को रिमूव कर देते हैं। देन इसके बाद इसको हम मल्टी इफेक्ट एवापोरेटर में लेके जाते हैं जो कि आपको इधर देखने को मिल रहा होगा। अब NaOH की कंसंट्रेशन को हाई करने के लिए हम इसे मल्टी इफेक्ट एवापोरेटर में ले जाते हैं और इसमें जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है वो रिमूव हो जाता है और स्टीम के फॉर्म में ऊपर से निकल जाता है। यहाँ से हमें अप्रॉक्स 50% तक NaOH प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों देखिए
जो भी एवापोरेटर होते हैं आपको मैं बता दूं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्या बना रहे थे, यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर कर रहे थे कास्टिक सोडा को। तो कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसको रखेंगे, उसके साथ में जो भी सॉल्वेंट आते हैं, सॉल्वेंट में हीटअप, मतलब एवापोरेटर के अंदर आपको पता ही होगा एवापोरेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो हीट अप हो जाता है, मतलब सॉल्वेंट हीट अप होके वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और जो सॉल्यूशन होता है वो हाई कंसनट्रेट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो सॉल्वेंट था हमारा वो तो रिमूव हो गया मल्टी इफेक्ट एवापोरेटर के अंदर आकर, बट बचा क्या हमारा सॉल्यूशन क्या था, कास्टिक सोडा। तो यहाँ कास्टिक सोडा हमारा 50% तक हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूग की। इसको सेंट्रीफ्यूग में ले जाते हैं। सेंट्रीफ्यूग का उपयोग बेसिकली 2 फेज में अलग अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका क्या हो गया दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूग होता है इसमें इसका उपयोग मेन उद्देश्य ये होता है कि ये 2 फेसों को अलग अलग करता है। क्या करता है दोस्तों, 2 फेसों को अलग अलग करता है। उसके बाद इसे हम साल्ट सेचुरेटर में ले जाते हैं, इसमें ब्राइन डाला जाता है जो कि इसके साथ रिएक्शन करेगा। दोस्तों देखिए, अभी तक हमको 50%, जब मल्टी इफेक्ट एवापोरेटर के बाद हमें 50% हमारा कास्टिक सोडा प्राप्त हो गया NaOH, तो यहाँ पे भी आप अपने प्रोसेस को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसनट्रेशन वाले कास्टिक सोडा को ज़रूरत है तो आप क्या करते हैं, इसे दोबारा से रिएक्शन में लेके आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, साल्ट सेचुरेटर के अंदर इसको लेके आते हैं जहाँ पे ब्राइन पहले से पड़ा होता है और रिएक्शन होती है। अब इसे हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है। अब इसको हम लेके जाते हैं फीड टैंक के अंदर, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कांस्टेंट हेड फीड टैंक। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, सिंपली एक होल्डिंग टैंक होता है जहां इसे स्टोर करते हैं। किसे स्टोर करते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा को हम फीड टैंक के अंदर ले जाके स्टोर करते हैं। अब आता है आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है मरकरी शेल। तो यहाँ पे आपको मरकरी शेल देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों देखते हैं मरकरी शेल में क्या होता है। मरकरी शेल में एनोड और कैथोड होता है। Na कैथोड की तरफ चला जाता है तथा Cl एनोड की तरफ। जानते हो दोस्तों, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से वो क्या करता है, कैथोड की तरफ मूव कर जाता है, और Cl में नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये एनोड की तरफ मूव कर जाता है। मैं आप सभी को बता देता हूँ मरकरी शेल कैसा दिखता है। ये इस टाइप में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस साइन की तरफ हमारा Na चला जाएगा और इधर निगेटिव साइन की तरफ हमारा Ca चला जाएगा। तो NaCl ही यहाँ पे था हमारा, तो ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। और जो NaCl रिएक्ट नहीं हो पाते उन्हें दोबारा से ब्राइन वाले सॉल्यूशन में, ब्राइन वाले प्रोसेस में भेज दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ मरकरी शेल दिख रही है ना आपको, ये देखिए, यहाँ से इसको दोबारा से हम इसमें भेज देते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या आता है हमारा डिम्योडिंग टावर। डिम्योडिंग टावर क्या होता है, जो NaOH मरकरी शेल से प्राप्त होता है उसे कुछ मात्रा मरकरी की भी चली जाती है। क्या कह रहा है दोस्तों, डिम्योडिंग टावर में जो भी NaOH मतलब कास्टिक सोडा हमारा हमें प्राप्त हुआ है वो उसमें कुछ मात्रा हमारी क्या चली जाती है, मरकरी की भी चली जाती है। तो डिम्योडिंग टावर का उपयोग करके हम यहाँ से मरकरी को रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद ये लास्ट प्रोसेस होता है आपका, फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद इसे दोबारा से फिल्टर करके 70% तक NaOH प्राप्त कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने इंडस्ट्री में कास्टिक